तो चलिए आज की चर्चा शुरू करते हैं। हमारे सामने जो स्रोत हैं वो शेयर बाजार में एक बड़ी उथल-पुथल का इशारा कर रहे हैं। बात है 26 अगस्त 2025 की। भारतीय शेयर बाजार ने एक भारी गोता लगाया। सेंसेक्स करीब 849 अंक नीचे और निफ्टी 50 वो भी लगभग 255 अंक लुढ़क गया। हाँ, ये आंकड़े तो मतलब काफी गंभीर हैं। ये दिखा रहे हैं कि बाजार में अचानक से कैसा बदलाव आया। और कहते हैं निवेशकों के लगभग 6 लाख करोड़ रुपए डूब गए एक ही दिन में। जी, हमारे पास जो जानकारी है द इकोनॉमिक टाइम्स, बिजनेस स्टैंडर्ड, रॉयटर्स, मनी कंट्रोल वगैरह से, वो इस पूरी स्थिति को समझने में मदद करेगी। अच्छा, देखते हैं कि इस गिरावट के पीछे की कहानी क्या है। ठीक है। तो आज हमारा मकसद यही है ना, इन स्रोतों के जरिए ये समझना कि भई ये इतनी तेज गिरावट क्यों आई, कौन से सेक्टर ज्यादा पिटे, कोई बचा भी या नहीं, और क्या ये सिर्फ अपने यहाँ मतलब भारत में ही हुआ या दुनिया भर के बाजारों में भी कुछ चल रहा था। और हाँ, एक्सपर्ट्स क्या कह रहे हैं इस पर। बिल्कुल बिल्कुल, इन सवालों के जवाब ढूंढना जरूरी है, क्योंकि ये सिर्फ एक दिन की बात नहीं है। सही कहा। ये दिखाता है कि कैसे ग्लोबल चीजें हमारे बाजार पर असर डालती हैं। हाँ। और आगे के लिए क्या संकेत हैं। तो फिर शुरू करते, सबसे पहले ये जो गिरावट आई, इसका मेन ट्रिगर क्या था, कारण क्या था? हाँ, तो भारतीय बाजार के विश्लेषण से ही शुरू करते हैं। जैसा आपने कहा, सेंसेक्स 849 अंक नीचे, निफ्टी 255 अंक। निफ्टी बंद हुआ 24,712 पर और 6 लाख करोड़ का नुकसान। ये निवेशकों के लिए बहुत बड़ा झटका जाहिर है। हाँ। स्रोत तो काफी साफ इशारा कर रहे हैं कि इसका सबसे बड़ा और कह सकते हैं तात्कालिक कारण वो अमेरिका से आया एक फैसला। अमेरिकी सरकार का फैसला? क्या फैसला था? अमेरिका ने घोषणा की कि वो भारत से आने वाले सामानों पर 50% टैरिफ लगाएंगे। 50%? हाँ, स्रोत बताते हैं कि इससे भारत से होने वाले कुल निर्यात पर आप समझ लीजिए टैरिफ की दर 50% तक पहुंच गई। ओह! तो ये जो खबर आई, इसी ने बाजार में एकदम से मतलब घबराहट पैदा कर दी। अच्छा, तो ये टैरिफ वाली खबर थी मेन वजह? मतलब बाजार डर गया कि भई अब कंपनियों के निर्यात पर, उनके मुनाफे पर असर पड़ेगा। बिल्कुल, यही चिंता थी। और सेक्टर्स का क्या हाल रहा? कहाँ-कहाँ असर दिखा इसका? असर तो देखिए लगभग हर तरफ था। ज्यादातर जो बड़े सेक्टर्स हैं वो सब दबाव में थे। जैसे पीएसयू बैंक, मेटल, फार्मा, ऑयल एंड गैस, रियलिटी, टेलीकॉम, सब में भारी बिकवाली। ऐसा लग रहा था निवेशक बस पैसा निकाल रहे हैं। सब लाल निशान में। लेकिन कोई ऐसा भी था जो थोड़ा संभला रहा, इस मार से बच पाया। हाँ, एक सेक्टर था जिसने थोड़ी स्थिरता दिखाई, वो था एफएमसीजी। एफएमसीजी? हाँ। मतलब रोजमर्रा के सामान वाली कंपनियों। हाँ, वही साबुन, तेल, खाने पीने की चीजें बनाने वाली। इनके शेयरों में उतनी गिरावट नहीं आई जितनी बाकियों में। अच्छा, ये इंटरेस्टिंग है। एफएमसीजी क्यों बचा रहा, कोई अंदाजा है? स्रोत कुछ कहते हैं। स्रोत सीधे तौर पर तो वजह नहीं बताते, लेकिन देखिए आमतौर पर एफएमसीजी को डिफेंसिव माना जाता है ना? हाँ, सुना है। मतलब इकोनॉमी में कुछ भी हो, लोग रोज की जरूरत का सामान तो खरीदेंगे ही, साबुन, तेल, बिस्किट वगैरह। तो शायद निवेशकों को लगा कि इन पर टैरिफ का या मंदी का सीधा असर उतना नहीं पड़ेगा। अच्छा, ये लॉजिक है। हाँ, जितना कि उन सेक्टर्स पर पड़ेगा जो निर्यात पर ज्यादा निर्भर हैं, जैसे मेटल या इंजीनियरिंग। समझ गई। तो जरूरत की चीजें बनाने वाली कंपनियां कुछ हद तक सेफ रहीं। और गिरने वाले बड़े शेयर कौन से थे? गिरने वालों में श्रीराम फाइनेंस, सन फार्मा, टाटा स्टील, बजाज फाइनेंस, ट्रेंट, ये सब बड़े नाम शामिल थे। और कुछ ऐसे भी थे जो इस माहौल में भी ऊपर चढ़ गए, हरे निशान में। हाँ, कुछ थे, जैसे आयशर मोटर्स, HUL, मारुति सुजुकी, नेस्ले इंडिया, ITC। ये कुछ शेयर थे जो बढ़त में बंद हुए। इनमें से कई तो एफएमसीजी या ऑटो के हैं। हाँ, वही बात है, शायद ये तुलना में कम प्रभावित हुए। ये गिरावट सिर्फ बड़े कंपनियों मतलब लार्ज कैप तक ही थी या छोटे मंझोले शेयरों का भी यही हाल था, मिड कैप, स्मॉल कैप? नहीं, गिरावट का दायरा काफी बड़ा था। BSE मिड कैप इंडेक्स करीब 1.6% नीचे था और स्मॉल कैप इंडेक्स वो तो करीब 2% गिरा। ओह, मतलब बिकवाली का दबाव पूरे बाजार पर था? हाँ बिल्कुल, निवेशक हर तरफ से रिस्क कम कर रहे थे। और इस घबराहट का असर वो जो डर का इंडेक्स है इंडिया विक्स, उस पर भी दिखा होगा? हाँ बिल्कुल, इंडिया विक्स में 4% की बढ़ोतरी हुई। विक्स बढ़ता है तो मतलब बाजार में अनिश्चितता बढ़ी है, डर बढ़ा है, आगे और उतार चढ़ाव आ सकता है। अच्छा, एक और आंकड़ा है स्रोतों में, SBI का शेयर वो सिर्फ 0.94% गिरा, जबकि निफ्टी 1% से ज्यादा गिरा था। हाँ, ये ध्यान देने वाली बात है। इसका क्या मतलब निकाले? SBI ने बाजार से बेहतर किया। हाँ,
कह सकते हैं। SBI जैसे बड़े सरकारी बैंक का शेयर अगर बाजार से कम गिरे तो ये दिखाता है कि शायद निवेशकों का भरोसा उसमें ज़्यादा है, या हो सकता है उस दिन बैंक से जुड़ी कोई अच्छी खबर हो। अक्सर ऐसे मुश्किल समय में लोग बड़े स्थापित नामों में ज़्यादा सुरक्षित महसूस करते हैं। ठीक है। तो हाँ, SBI का प्रदर्शन बाजार से बेहतर था। तो ये तो हुई अपने भारतीय बाजार की कहानी। टैरिफ की खबर, ज्यादातर सेक्टर्स नीचे, FMCG बचा रहा और छोटे मंझोले शेयर भी पिटे। पर आजकल दुनिया तो जुड़ी हुई है ना। बिल्कुल। तो दुनिया के बाकी बाजारों में क्या चल रहा था, खासकर अमेरिका में जहां से ये टैरिफ की खबर आई थी? हाँ, ये सवाल बहुत जरूरी है, क्योंकि ट्रिगर भले ही अमेरिका से आया, असर सबसे ज्यादा हमने महसूस किया। और मजे की बात यह है कि अमेरिकी बाजारों पर उस दिन ज्यादा असर नहीं दिखा। अच्छा। हाँ, वॉल स्ट्रीट के जो मेन इंडेक्स हैं वो लगभग फ्लैट रहे। S&P 500 फ्लैट बंद हुआ। डाउ जोन्स में मामूली मतलब करीब 0.1% की गिरावट। नैस्डैक भी लगभग स्थिर, वो अपने रिकॉर्ड लेवल के पास ही थे। ये तो बड़ी अजीब बात है। जिसने टैरिफ लगाया उसका बाजार शांत, और जिस पर लगा वो इतना गिर गया। अमेरिकी निवेशक इसे कैसे देख रहे थे? क्या उन्हें लगा कि ये भारत की ज्यादा बड़ी समस्या है? स्रोत इस पर सीधे तो कुछ नहीं कहते, पर अंदाजा यही लगा सकते हैं। शायद उन्हें लगा कि इन टैरिफ्स का असर अमेरिकी इकॉनमी पर उतना नहीं होगा जितना भारत पर। या फिर अमेरिकी बाजार शायद किसी और अच्छी खबर पर फोकस कर रहे हो। ठीक है, तो अमेरिका में शांति थी, लेकिन दुनिया के दूसरे हिस्सों में, एशिया, यूरोप, वहां भी सब ठीक था? नहीं, अमेरिका के बाहर तस्वीर थोड़ी अलग थी। एशिया और यूरोप के कुछ बड़े बाजारों में चिंता दिखी। कहां? जैसे हांगकांग का हैंगसेंग इंडेक्स, वो 1% नीचे आया। लंदन का FTSE 100 भी 50 अंक गिरा। रिपोर्टिंग कह रही कि ये गिरावट ट्रंप प्रशासन के टैरिफ और एक और अमेरिकी खबर से जुड़ी थी। एक और अमेरिकी खबर, वो क्या थी? वो खबर अमेरिका के सेंट्रल बैंक फेडरल रिजर्व यानी फेड से जुड़ी थी। फेड से क्या हुआ? ऐसी खबरें थीं कि फेड की एक गवर्नर हैं, लिसा कुक, उन्हें पद से हटाने की कोशिश हो रही है। फेड गवर्नर को हटाने की कोशिश? इसका बाजार से क्या लेना देना? देखिए, इसे फेड की आज़ादी पर हमले की तरह देखा गया। किसी भी सेंट्रल बैंक का स्वतंत्र रूप से काम करना बहुत जरूरी माना जाता है। हाँ, वो तो है। अगर ऐसा लगे कि सरकार दखल दे रही है तो आर्थिक नीतियों को लेकर अनिश्चितता बढ़ जाती है, निवेशक घबरा जाते हैं। वही चिंता उस दिन बाजारों में दिखी। समझ गए। तो एक तरफ टैरिफ का डर, दूसरी तरफ दुनिया के सबसे पावरफुल सेंट्रल बैंक की स्वतंत्रता पर सवाल। ये दोनों मिलकर ग्लोबल माहौल खराब कर रहे थे। हाँ, बिल्कुल। अनिश्चितता बढ़ रही थी। कहते हैं उनकी यील्ड बढ़ गई। यील्ड बढ़ गई? कितनी? बढ़कर 5.61% हो गई। ये पिछले 27 सालों का सबसे ऊंचा स्तर था। 27 साल? बॉन्ड यील्ड का इतना बढ़ना, ये क्या दिखाता है? बॉन्ड यील्ड का बढ़ना अक्सर अच्छा संकेत नहीं होता। ये दिखाता है कि शायद भविष्य में ब्याज दरें बढ़ सकती हैं, या महंगाई का डर है, या इकोनॉमी में अनिश्चितता है। निवेशक ज्यादा रिटर्न मान रहे हैं सरकारी बॉन्ड पर। तो यूके में यील्ड का इतना बढ़ना भी एक चिंता की बात थी ग्लोबल बाजारों के लिए। तो कुल मिलाकर अमेरिकी बाजार तो शांत दिखे, लेकिन टैरिफ, फेड की चिंता, यूके बॉन्ड यील्ड, ये सब मिलकर एक ग्लोबल तस्वीर बना रहे थे जहां जोखिम बढ़ता दिख रहा था, खासकर अमेरिका के बाहर। बिल्कुल सही। माहौल मिला जुला था, लेकिन उसमें टेंशन और रिस्क साफ दिख रहा था। और इसी बैकग्राउंड में भारतीय बाजार ने इतना तीखा रिएक्शन दिया। कर क्या कह रहे हैं? स्रोतों में किसी का विश्लेषण है? हाँ, स्रोतों में ET नाउ के अमीश शाह के एक विश्लेषण का जिक्र है। वो मौजूदा स्थिति और आगे की संभावनाओं पर कुछ रोशनी डाल रहे हैं। अच्छा, क्या कह रहे हैं अमीश शाह? क्या मुख्य बातें हैं? उनके विश्लेषण के हिसाब से इस कैलेंडर साल के अंत तक, मतलब दिसंबर तक, निफ्टी 50 का जो उचित मूल्य या फेयर वैल्यू है वो करीब 25,000 के आसपास हो सकता है। निफ्टी 25,000 और उस दिन बंद हुआ था 24,712 पर। मतलब यहां से साल के अंत तक बढ़ने की गुंजाइश बहुत ज्यादा नहीं है, सिर्फ 4% के आसपास। हाँ, उनका आकलन तो यही इशारा कर रहा है कि मौजूदा लेवल से कोई बहुत तेज उछाल की उम्मीद शायद नहीं करनी चाहिए, कम से कम साल के अंत तक तो। ये तो हुई ऊपर जाने की बात, लेकिन गिरने का खतरा कितना है, नीचे जाने का रिस्क, इस पर कुछ कहा उन्होंने? हाँ, और यहीं पर उनका विश्लेषण ज्यादा ध्यान देने लायक है। उनके मुताबिक गिरावट का जोखिम, जिसे डाउनसाइड रिस्क कहते हैं, वो ऊपर जाने की संभावना से कहीं ज्यादा है। ज्यादा है? कितना? वो लगभग 11% तक की गिरावट का जोखिम देख रहे हैं। 11%? तो मतलब 4% ऊपर जाने की उम्मीद और 11% नीचे जाने का खतरा। ये तो रिस्क रिवॉर्ड कुछ ठीक नहीं लग रहा। बिल्कुल, उनके हिसाब से रिस्क रिवॉर्ड फिलहाल अनुकूल नहीं है। ये तो काफी अहम बात है। क्या उन्होंने बताया कि ये 11% गिरावट का खतरा क्यों दिख रहा है?
कौन से फैक्टर्स हैं? स्रोत उनके विश्लेषण की इतनी डिटेल में तो नहीं जाते, लेकिन हम अंदाजा लगा सकते हैं। शायद वही सब कारण, ये टैरिफ वाला मामला जो अभी सुलझा नहीं है, फेड की पॉलिसी को लेकर अनिश्चितता, दुनिया में मंदी की बढ़ती चिंता, और हो सकता है कुछ घरेलू कारण भी हों। और जो 4% की सीमित बढ़त की बात है, उसका आधार क्या हो सकता है? शायद ये उम्मीद कि भारतीय अर्थव्यवस्था लंबी अवधि में मजबूत रहेगी या कंपनियों की कमाई धीरे धीरे सुधरेगी। लेकिन हाँ, कुल मिलाकर उनका नजरिया काफी सतर्कता वाला लगता है। तो मतलब एक्सपर्ट्स भी कह रहे हैं कि अभी थोड़ा संभल कर चलने का टाइम है, नीचे जाने का खतरा ज्यादा है। हाँ, कम से कम छोटी अवधि के लिए उनका आकलन यही सुझाव दे रहा है। ये बाजार के मौजूदा नाजुक सेंटिमेंट को भी दिखाता है। ठीक है, तो अगर हम इस पूरी चर्चा को, इन स्रोतों से मिली जानकारी को समेटें, तो क्या मुख्य बातें निकल कर आती हैं? देखिए, कई अहम बातें हैं। पहली, अमेरिकी टैरिफ की घोषणा। ये भारतीय बाजार में गिरावट का मेन कारण बनी। निवेशकों का भारी नुकसान हुआ। एफएमसीजी को छोड़कर लगभग सभी सेक्टर्स गिरे। दूसरी बात, ग्लोबल तस्वीर मिली जुली थी। अमेरिका शांत रहा, पर एशिया, यूके में चिंता दिखी। टैरिफ और फेड की आजादी पर सवाल, ये सब कारण थे। ठीक। तीसरी, यूके में बॉन्ड यील्ड का 27 साल के हाई पर जाना। ये ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम में बढ़ते तनाव का एक और संकेत था। हाँ, दिखाते हैं कि भारतीय बाजार अब ग्लोबल इकोनॉमी से कितना ज्यादा जुड़ गया है। कहीं कुछ होता है, उसका असर यहाँ तुरंत दिखता है। बिल्कुल, ये घटना इसका एक जीता जागता उदाहरण है। अब निवेशकों के लिए दुनिया भर की खबरों पर, जियोपॉलिटिक्स पर नजर रखना पहले से कहीं ज्यादा जरूरी हो गया है। सही कहा। समझना होगा कि दुनिया में कहीं भी कुछ बड़ा होता है तो उसका असर उनके निवेश पर पड़ सकता है। सो व्हाट डज दिस ऑल मीन? ये सारी जानकारी हमें क्या सोचने पर मजबूर करती है? ये हमें एक ऐसे माहौल में लाके खड़ा करती है जहां अनिश्चितता काफी है। टैरिफ का क्या होगा आगे? क्या ये ट्रेड वॉर बढ़ेगा? फेड क्या करेगा? ग्लोबल इकोनॉमी किधर जाएगी? इन सवालों के जवाब अभी साफ नहीं है, और यही अनिश्चितता बाजार पर दबाव बना रही है। और यहीं से एक विचार आता है दिमाग में, शायद स्रोतों में सीधे नहीं कहा गया, लेकिन इस पूरी चर्चा से निकलता है। क्या विचार? यही कि अगर एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि बाजार में ऊपर जाने की गुंजाइश कम है, नीचे आने का खतरा ज्यादा, तो क्या ऐसे अनिश्चित माहौल में निवेशकों को अपनी स्ट्रैटेजी पर दोबारा सोचना चाहिए? क्या सिर्फ इक्विटी मतलब शेयरों पर ही फोकस रखना ठीक है, या निवेश के दूसरे विकल्पों पर भी ध्यान देना चाहिए? ये बहुत ही प्रासंगिक सवाल है, बिल्कुल, खासकर अभी के माहौल में जब इक्विटी में रिस्क ज्यादा लगे, रिटर्न की उम्मीद कम हो। तो क्या डेट फंड्स, सोना, रियल एस्टेट या जो दूसरे ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट्स होते हैं वो ज्यादा आकर्षक हो जाते हैं? हाँ, वही। निवेशक अपनी रिस्क लेने की क्षमता और अपने फाइनेंशियल गोल्स के हिसाब से इन पर जरूर विचार कर सकते हैं, ताकि उनके पोर्टफोलियो में एक संतुलन बना रहे। इस पर बिल्कुल और गहराई से सोचा जाना चाहिए।